व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब हम लोग केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। जब आप देखते हो कि स्टडी करना क्या एक्चुअली केमिस्ट्री में, आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखते हो जो आपके पूरे बॉडी में कहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है। तो कुछ ड्रग्स आते हैं जो कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करते हैं, कुछ ड्रग्स जो आते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे ऐड करते हैं, कुछ ड्रग्स आते हैं जो किडनी पे ऐड करते हैं, लीवर पे करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे मेडिकल स्टोर में कि कोई पेशेंट जाता है तो बोलता है कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन दो, डायबिटीज़ की मेडिसिन दो। क्यों? पर्टिकुलर स्पेसिफिक थेरेपेटिक यूज़ बताता है, क्योंकि उसको उस कैटेगरी की क्या मिलती है, मेडिसिन मिलती है। तो मॉलिक्यूल भी उस कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी का ही बन के प्रिपेयर्ड हुआ जाता है। किस कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्लियर है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप देखते हो कि आप मॉलिक्यूल जब प्रिपेयर करते हो तो उसकी पूरी डिटेल स्टडी करते हो, उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस मॉलिक्यूल का यूज़ जानते हो, मॉलिक्यूल का डोज जानते हो, वो मॉलिक्यूल का नाम क्या एक्चुअली और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी जानते हो, और कौन से लोकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें स्टडी करते हो। क्लियर है। तो ये केमिस्ट्री में आप हर एक पार्ट आप स्टडी करोगे, चाहे वो CNS हो, चाहे वो किडनी हो, किडनी पे कौन से ड्रग ऐड कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन से ड्रग ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 2 पार्ट है आपका। ठीक है। तो सारी चीज़ हम कहाँ देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आएगी तब आप हम लोग देखेंगे कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। तो आप देखते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो इम्प्योरिटीज़ ट्रैवल करती है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से आ जाएगी, एनवायरनमेंट से आ जाएगी। आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, यूटेंसिल्स यूज़ करते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ से इम्प्योरिटी आ जाएगी। रॉ मटेरियल आप लेके आ रहे हो तो वहाँ से इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो जो इम्प्योरिटी आ रहा है जो रास्ते से, तो वो रास्ते से जो आ रहा है वहाँ से आप कैसे कम कर सकते हो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो वहाँ से इम्प्योरिटी आएगी तो फिनिश प्रोडक्ट में भी आपको क्या दिखेगी, इम्प्योरिटीज़ दिखेगी कि नहीं दिखेगी, राइट। तो आप स्टार्टिंग में रोक दोगे तो फिनिश प्रोडक्ट में आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, सिंपल। तो यहाँ पे आपको सोर्सेज पता करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में देखते हो, आपको देखने के लिए सारी चीज़ें भी मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आप समझ गए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करनी है और साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर करनी है। क्लियर है। आगे इंट्रोडक्शन पे आप देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि हम लोग यहाँ पे कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इट इज इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्लियर है। यहाँ पे मैं एक सेकेंड कोई बताता हूँ। ओके। यहाँ पे देखो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि केमिस्ट्री के बिना पूरा अधूरा है फार्मेसी। आप जब भी स्टोर पे जाओगे तो मॉलिक्यूल ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है इन दी एंड, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर कि वही हमारा ट्रीटमेंट करता है। देखो जो मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर है ना, उसका स्ट्रक्चर के अंदर है ना, जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। जब वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन चला जाएगा, सेकंड से थर्ड पोजीशन चला जाएगा, तो पूरी ओवरऑल एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर की होती है ना और मॉलिक्यूल की होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो स्ट्रक्चर वो आइडेंटिकल होना चाहिए जो हम लोग ने प्रिपेयर किया है। अगर वो थोड़ा भी चेंज होता है तो उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ के चलो, इसलिए केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री को आप समझिए कि केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो हम लोगों ने उसको प्रिपरेशन किया, प्रिपेयर किया है, सिंथेसाइज किया है, वो वैसा ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उसकी पूरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आया। तो ये इसलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना ब्रांच का, फार्मेसी के ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप देख रहे हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इट इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो आप पूरा का पूरा ड्रग डेवलपमेंट देखते हो कि ड्रग जो एक्चुअल बनता है बेसिक लेवल से, ओके, इनपुट कर रहे हैं, दे रहे किसी को, एक ये बहुत ही लास्ट स्टेज आ गया। जब ड्रग को बनाना होता है एक्चुअली तो वहाँ पे केमिस्ट्री ही लगती है। जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी होती है वो स्ट्रक्चर के पोजीशन पे मैटर करती है और उसके फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है। तो जब फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन प्रॉपर होगा तब जाके आपको एक्टिविटी दिखेगी उस मॉलिक्यूल की। अगर वो बदलती है थोड़ी भी, फर्स्ट पोजीशन पे से सेकंड पोजीशन पे आ गई, तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, बोल नहीं सकते। बट लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पे ड्रग जब आप डेवलप करते हो तो वहाँ पे आपको बेसिक केमिस्ट्री बहुत समझना जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल के आपको स्ट्रक्चर बनाने होंगे एग्जाम में, तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल आपको मैंने लिया पैरासीटामोल, ये भी आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जब उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ आप कवर करते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है पूरा का पूरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं आएगा तो आप ड्रग को डेवलप नहीं कर पाओगे। ओके, जब केमिस्ट्री आपको आएगा तभी आप ड्रग को क्या कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। क्लियर है? तो ड्रग डेवलप करने के लिए आपको बेसिक क्या आना चाहिए, केमिस्ट्री। आपने जो 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ी थी वो सेम टू सेम यहाँ पे कवर करेंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फार्मेसी की भी इंक्लूड की गई है, क्योंकि फार्मेसी के इंडस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग ने यहाँ पे कवर किए है फार्मेसी के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे रोल प्ले करते हैं वो सारे ड्रग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो डेवलप कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं, क्या आईवी रूट से करते हैं, क्या ओरल डोसेज फॉर्म से करते हैं। ओके, क्या ऑट्रिविन देखा आपने, ऑट्रिविन देखा है। ओके, स्नफ्स के फॉर्म में आते हैं, क्या वैसा उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ड्रग को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें भी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एक्सपांडिंग डे बाय डे विद द ग्रोथ ऑफ मेडिकल फील्ड वर्ल्ड वाइड। क्यों हो रहा है ग्रोथ? क्योंकि आप जितना बेसिक केमिस्ट्री को लेके जा रहे हो उतना ही आप इतना प्योर बनते जा रहे हो फार्मेसी फील्ड में कि आप लोगों को कोई पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब तक आप लोग केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप लोग फार्मेसी के बारे में नहीं जान पाओगे। तो वो इट इज़ समथिंग कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? केमिस्ट्री जब भी फार्मेसी बोलेगे वहाँ केमिस्ट्री आना ही आना है। ओके, जब भी फार्मेसी की बात करेंगे वहाँ क्या आना है, केमिस्ट्री। बिना केमिस्ट्री के आप कोई भी ड्रग को डेवलप नहीं कर पाओगे, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, और जो ग्रोथ लेवल है वो ग्रोथ लेवल भी उधर का उधर ही रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो किस तरीके से डोसेस फॉर्म में आपके ये जो डोज देख रहे हो आप लोग टैबलेट और पिल्स के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग फॉर्मेशन में आते हैं। ओके, डोसेज फॉर्म में आते हैं मेडिसिन, यहाँ पे आप देख रहे हो कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं। ओके, इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डोसेज फॉर्म में आप स्टडी करोगे और वो भी सारी चीज़ें आप क्या करोगे, कवर करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। फार्मेसी केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन दिस कोर्स। इस कोर्स में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करता है, कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखो, दिस कोर्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज। आपकी बेसिक नॉलेज यहाँ पे कवर हो, इसके वजह से यहाँ पे क्या दिया आप लोगों को, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दिया हुआ है। यहाँ पे क्या डिजाइन टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है पूरा का पूरा केमिस्ट्री। बेसिक क्यों बोला गया है? क्योंकि आप यहाँ पे शुरू से पढ़ते हो। यहाँ पे आप IUPAC नेम भी पढ़ोगे। ओके, जो आप लोग ने 11-12 में पढ़ा है, क्या फुल फॉर्म है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं हम। ओके, सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट है ना, सफिक्स 1, सफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट, ये सारी चीज़ें आप देखे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का एक्चुअली IUPAC नेम क्या होता है करके। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चर का IUPAC नेम जब तक नहीं जानोगे तब तक आप लोग स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिक नॉलेज, यही तो है बेसिक। क्या है बेसिक? यही बेसिक है। IUPAC नेम स्टडी करना ये बेसिक है। कौन से ब्रांड नेम में कौन सा मॉलिक्यूल आता है ये बेसिक है। कौन सा मॉलिक्यूल का कितना डोसेज फॉर्म होता है ये बेसिक है। डोसेज फॉर्म समझते हो, डोज समझते हो, डोज कितना, कौन सा मॉलिक्यूल का डोज देना है उस ड्रग का, ये भी पता होना चाहिए। एल्स क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, कौन बोला? यस। तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरडोज होगा। क्या होगा? ओवरडोज। जब आपको एक्चुअल डोज नहीं पता होगा तो क्या होगा? ओवरडोज होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल डोज पता होना चाहिए हर एक मॉलिक्यूल का। ये क्या है? बेसिक। समझ में आया? यही बेसिक है। जब आप ये सारी चीज़ें स्टडी कर लेते हो ना तो आप कहाँ हो पता है कि आप यहाँ पे हो ना, अब ये लेवल अप आ जाओगे। ये कोर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि लेवल आप आ रहे हो। क्लियर है? क्लैरिटी आई? सेकेंड चीज़ आप देख रहे हो कि केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, जो हम लोग को साल भर देखना है हर एक मॉलिक्यूल का।
केमिकल स्ट्रक्चर आप देखो किस तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड हुआ है। ओके, देन आप देखोगे स्टोरेज कंडीशन, कैसे हम स्टोर करते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है, जैसे कि इंसुलिन, है ना। इंसुलिन को हम फ्रिज में देखते रखते हुए, एंटीबायोटिक्स को भी कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ओके, बाकी सारे दवाइयाँ हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देते तो चल जाता है, लेकिन सनलाइट के नीचे नहीं रखना है। ऐसा कोई मेडिकल स्टोर जिसके अंदर पूरा सनलाइट ही आ रहा है तो नहीं चलेगा, कवर करो उसको। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। मैंने बोला ना, जब स्ट्रक्चर का एक्टिविटी चेंज हुआ, स्ट्रक्चर का पोजीशन चेंज हुआ, स्ट्रक्चर का नेचर चेंज हुआ, मॉलिक्यूल का नेचर चेंज हुआ, तो वहाँ पे ड्रग खत्म, उसकी एक्टिविटी खत्म। आपको पता है बेसिक कि ये स्ट्रक्चर का ये पोजीशन होने चाहिए, आपको पता है बेसिक, मैं मान के चलता हूँ आपको पता है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, वापस से उसको कवर अप कर सकते हो, उसकी स्टोरेज कंडीशन समझ के आप उसको कवर कर सकते हो। नहीं पता है तो उसको ख़राब होने से कोई बचा नहीं सकता। आपके पास पेशेंट आएगा, आप पेशेंट को क्या दोगे, ख़राब दवाई दोगे। इसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। जब किसी की स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है, किसी की स्टेबिलिटी ख़राब होती है, तभी भी क्या डेवलप होता है, साइड इफ़ेक्ट। समझ में आया। जब आप ख़राब दवा देते हो किसी को तो क्या डेवलप होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। तो यही रीज़न है कि स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम पढ़ते हैं। और हर मॉलिक्यूल का अलग अलग स्टोरेज कंडीशन है, हर मॉलिक्यूल का अलग अलग स्टोरेज कंडीशन है। कोई रूम टेम्परेचर पे रहता है, कोई रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं होता, उसको फ्रिज में डालना पड़ता है। समझ में आया। तो ये सब कहाँ सीखेंगे हम, या फार्मेसी में हम सीखेंगे। समझ में आया, कहाँ सीखेंगे, फार्मेसी में। जब आपको दवाई की नॉलेज हो जाएगी तब आप दो लोगों को बोल सकते हो कि ये दवाई का स्टोरेज कंडीशन ये है, दवाई का स्टोरेज कंडीशन ये है। समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मेडिसिनल यूज, नेक्स्ट है आपका क्या, मेडिसिन। आफ्टर स्टोरेज कंडीशन आपने देखा मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट। स्टोरेज कंडीशन पता है, बेसिक पता है, सब कुछ पता है। लेकिन वो पेशेंट आया, बोला मुझे एंटी डायबिटिक ड्रग दो, तो आपने क्या दिया पता है, पैरासीटामोल। आपने क्या दिया, पैरासीटामोल। सही दिया, सही दिया, सही दिया क्या, नहीं ना। तो आपको क्या देना चाहिए था, एंटी डायबिटिक। आपको क्या देना था, एंटी डायबिटिक ड्रग। डायबिटीज़ की मेडिसिन देनी थी ना, आपने क्या दिया, पैरासीटामोल। तो आपको मेडिसिनल यूज़ भी पता होना चाहिए ना, मेडिसिनल यूज़ पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल का क्या मेडिसिनल यूज़ है। जब एंटी डायबिटिक की बात की तो मेटफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लिमाइड, पायोग्लिटाजोन, ये सारे ड्रग आते हैं। ओके, जहाँ पे हम लोग एंटी डायबिटिक, इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, है ना। आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना है ना, पैनक्रियास से सीक्रेट होता है अपने बॉडी के अंदर, है ना। पैनक्रियास से सीक्रेट होता है ना, जब वो कम हो जाता है तो हम बाहर से ड्रग लेते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन एंड फैनफॉर्मिन, जहाँ पे क्या करता है, एज ए एंटी डायबिटिक ड्रग का काम करता है। तो जब आप पेशेंट को पैरासीटामोल दे दोगे तो आपको क्या नहीं पता है, मेडिसिनल यूज़ नहीं पता है, आपको मेडिसिनल यूज़ ही नहीं पता है ना। तो आपको ये भी आना ज़रूरी है। और ये भी आप कहाँ सीखते हो, या केमिस्ट्री के अंदर आपको मेडिसिनल यूज़ पता चलेगा, हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चलेगा, हर एक मॉलिक्यूल का स्टोरेज कंडीशन पता चलेगा, हर एक मॉलिक्यूल का डोज पता चलेगा। क्लियर है। ऑफ इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, जो नेचुरल मिल रहे हैं, जो सिंथेसाइज कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं, तो सबका हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज कंडीशन, मेडिसिनल यूज, सारे डिटेलिंग हम लोग रखते हैं। क्लियर है। यूज एज ए ड्रग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, ऑल्सो दिस कोर्स डिस्कस द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बहुत कॉमन है इंडस्ट्री के अंदर इम्प्योरिटी आना, एनवायरनमेंट के थ्रू। केमिकल रखा मैंने यहाँ पे केमिकल रखा, एनवायरनमेंट के थ्रू कहीं भी थोड़ा सा ओपन रहा, हवा के थ्रू आके इम्प्योरिटी घुस जाएगा। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी चेंज, प्रोडक्ट की एक्टिविटी चेंज, अब वो काम का है। तो इम्प्योरिटीज भी हमको समझना है कि कहाँ से आ रही है, तो वहाँ से क्या रखना है, बाय बाय करना है। वहाँ से हमको क्या करना है, उसको बाय बाय, भाई माता। समझ में आया। वहाँ से हम उसको एंट्री करने ही नहीं देंगे। क्लियर है।
तो ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी, जब आपको पता चलेगा कि सोर्सेस क्या है, कौन से सोर्सेस से आ रही है। क्या खिड़की से आ रही है, खिड़की बंद करो। रॉ मटेरियल से आ रही है, चेक करो। क्या कोई बर्तन का कंटामिनेशन हुआ है, यूटेंसिल्स का, जिस प्रोडक्ट में हम केमिकल, इधर मैं हवा में तो लिक्विड को रखूँगा नहीं ना, किसी ना किसी कंटेनर में रखूँगा। क्या कंटेनर क्या रिएक्शन कर रहा है, पता करो। ये होती है सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, आइडेंटिफाई करके उस ट्रैवलिंग को, इम्प्योरिटी के ट्रैवलिंग को रोकते हैं। क्लियर है। तो ये कोर्स भी डिस्कस करा था अबाउट इम्प्योरिटी। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल आपको राहुल सर ने बताया होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। क्वालिटी कंट्रोल एक अलग ही डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री के अंदर। क्वालिटी अश्योरेंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ पे प्रोडक्शन अलग, क्वालिटी कंट्रोल अलग, क्वालिटी अश्योरेंस अलग, क्लिनिकल डिपार्टमेंट अलग, सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं कुछ लोग उसके अंदर। क्वालिटी कंट्रोल करता क्या है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है। क्वालिटी ख़राब हो रही है भाई, कम कंट्रोल करो। कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल वाला। क्वालिटी कंट्रोल वाला चेक करेगा बार बार पे कि कहाँ से क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग सीखते हैं। जब क्वालिटी अगर प्योर रहेगी तभी हमको एक मॉलिक्यूल जो होगा, एक केमिकल होगा, वो अच्छा मिलेगा। और जब केमिकल अच्छा होता है, मॉलिक्यूल अच्छा होता है, तो थेरेपेटिक यूज़ भी क्या आता है, अच्छा आता है। थेरेपेटिक यूज़ भी क्या आएगा, अच्छा होगा। जब आपका मॉलिक्यूल ही आपने देखा है कि क्वालिटी बराबर नहीं था, मार्केट में डाल दिया, एंटी डायबिटिक पेशेंट को दे दिया, तो डायबिटिक वाला पेशेंट ठीक होगा क्या, नहीं होगा। वो तो खाते ही जाएगा, उसको लगेगा भाई मैं तो ठीक हो रहा हूँ। वो कहाँ से ठीक होगा, नहीं होगा ना। तो ठीक कब होगा वो, जब वो क्वालिटी वाली मेडिसिन खाएगा। और काम कौन करने चाहिए क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग। और ये काम चलता रहता है मेडिसिन को अच्छे से कंट्रोल करने के पीछे। क्लियर है। तो एक डिपार्टमेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है। तो जो कि मैंने आपको बता दिया, क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा। वेरी गुड। एस्पेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। जब आपकी क्वालिटी कंट्रोल होगी, सारी चीज़ें कंट्रोल होगी, तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर केमिकल सब्सटेंस भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्लियर है। तो ये जो आप कोर्स आप स्टडी करोगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, इस फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, स्टडी करेंगे 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के अंदर। ओके, तो आपको कोर्स के बारे में समझ में आया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में। ओके, पूरे साल भर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। क्लियर है। स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इम्प्योरिटीज़, क्वालिटी कंट्रोल, लिमिट टेस्ट भी आएगा आपका। लिमिट टेस्ट आगे आएगा, आपको बताऊँगा लिमिट टेस्ट क्या करता है करके। ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछता है लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस। जैसे जैसे चैप्टर पे आएगा वैसे वैसे हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, कोर्स ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो स्कोप के बाद निकल के आती है आपके फर्स्ट ईयर के फार्मेसी में। क्लियर है। तो सबसे पहले दिस कोर्स विल डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज एज ड्रग फार्मास्यूटिकल और वेरियस डिजीज कंडीशन। ऑब्वियस ही बात है, ड्रग ले रहे तो ऐसे तो खुशी खुशी के लिए नहीं ले रहे, कोई ना कोई हुई कंडीशन उसके लिए ले रहे, डिजीज़ हुआ है उसके लिए ले रहे। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को सर दुख रहा है, माइग्रेन है, एपिलेप्सी है, बहुत सारे डिसऑर्डर है। इतने सारे डिसऑर्डर हैं कि हर एक डिसऑर्डर के अलग अलग क्या है केमिकल है अवेलेबल। क्लियर है। तो आपको समझना भी तो पड़ेगा डिजीज़ कंडीशन क्या है पर्टिकुलर पेशेंट को। जब डिजीज़ कंडीशन समझोगे तभी तो आप क्या दे पाओगे, मेडिसिन। क्लियर है। तो यहाँ पे आप डिजीज़ कंडीशन को देख के, डिजीज़ कंडीशन को आप देख के क्या देते हो, केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हो। क्लियर है। डिजीज कंडीशन को देख के आप क्या कर रहे हो, ओके, डिजीज कंडीशन को देख के आप क्या कर रहे हो, केमिकल सब पूरा साल भर यही पढ़ना है। कौन सा डिजीज, कौन सा ड्रग, कौन सा ड्रग, कौन सा डिजीज, कौन सा डिजीज, कौन सा ड्रग, कौन सा ड्रग, कौन सा, यही सारी चीज़ पढ़नी है। इसमें कंफ्यूजन करना अपने आप को, है ना, ऐसा नहीं होता। ओके, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सर पहले CNS करते, फिर ANS करते, मतलब पहले ब्रेन के ऊपर ड्रग देखते कौन सा आता है, फिर लीवर के ऊपर कौन सा ड्रग आता है वो देखेंगे, फिर किडनी के ऊपर ड्रग कौन सा आता है वो देखेंगे। एक एक पार्ट सिस्टमैटिकली जाएंगे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। उसके अंदर एक एक टॉपिक पे जा रहे हैं तो एक एक टॉपिक का
क्लासिफिकेशन भी तो होगा। क्लियर है? क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग होते हैं लेकिन काम एक ही जगह पे करते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या बोला सर ने? डिफरेंट डिफरेंट ड्रग है लेकिन काम एक ही जगह पे कर रहे हैं, ऐसा क्यों? डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स है, काम एक ही जगह पे कर रहे हैं, मतलब अलग अलग नाम के मॉलिक्यूल लेकिन सीएनएस पे ही। मजा आ रहा है? सोचो ना तुम लोग ही, अलग अलग मॉलिक्यूल है लेकिन सीएनएस पे दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्लासिफिकेशन क्या है ये? देखो सबका रास्ता है ना जाने का अलग अलग है। अगर कोई रास्ते से ड्रग जा रहा है लेकिन वहाँ वो ड्रग रुक रहा है सीएनएस पे जाने से, तो हम लोग दूसरा रास्ता यूज़ करते हैं। ये कहाँ जा रहा था? ये कहाँ जा रहा था? ये इसको रोक रहा था कोई, तो हम ये रास्ते से जाएंगे। उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? इसलिए उस मैकेनिज्म पे बेस पे क्या बने हुए? क्लासिफिकेशंस। क्या बने हुए? मैकेनिज्म के ऊपर क्लासीफाई किया है, केमिकल के ऊपर क्लासीफाई किया है, अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। तेरा स्ट्रक्चर ऐसा है तो तू इस कैटेगरी में जा। कहाँ जा रहा है? सीएनएस। ओके। तेरा स्ट्रक्चर ऐसा है तो इस क्लासिफिकेशन में कहाँ जा रहा है? सीएनएस। भाई दोनों आ जाओ एक ही जगह पे, उसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनएस। समझ में आया? अलग अलग रास्ते से जा रहे, आ जाओ भाई, तुम एक ही कैटेगरी के हो, एक ही जगह जाना, सबको मंजिल एक ही है। कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, मतलब एक ही जगह। मुंबई में सारे लोग हैं लेकिन जा रहे हैं एक ही जगह पे। ओके, एक ही लोकेशन पे जा रहा है, ट्रेन एक ही जगह जाने वाली है। अलग अलग लोगों के लोग सवारी करते हैं ना एक ही ट्रेन में, करते क्या नहीं है ना? जाना एक ही जगह रहता, ट्रेन तो एक ही जगह जाएगा, बरोबर। तो ड्रग का भी वैसा ही है, ड्रग का भी वैसा ही, एक ही लोकेशन में जा रहा है वो, लेकिन स्ट्रक्चर सब अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं केमिकल बेस्ड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। केमिकल बेस्ड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्लियरिटी आई? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन हो गया केमिकल नेम। भाई तेरा स्ट्रक्चर अलग है, तेरा नाम भी तो अलग होगा। तेरा स्ट्रक्चर अलग है तो तेरा भी नाम तो अलग होगा। तो जा रहा भाई किधर भी है, पर लेकिन नाम तो एक ही है। सॉरी, स्ट्रक्चर एक जैसा है तो नाम भी तो अलग अलग होगा, रास्ता एक ही है जाने का, मतलब लोकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाम क्या है? अलग अलग है। केमिकल नेम क्या है? अलग अलग केमिकल नेम है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके लिए तो केमिकल नेम पढ़ने होंगे हम लोगों को। ओके, है ना? स्ट्रक्चर अलग है तो केमिकल नेम भी क्या होगा? अलग होगा, अलग अलग ही होगा। ये मैं बोला ना, ये भी अलग है तो ये भी अलग है ना। स्ट्रक्चर क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर, यही पढ़ना पूरे साल भर। केमिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और केमिकल नेम। क्लियर है? ये पढ़ लिया ना तो आपका फार्मेसी 50% कवर हो जाएगा। 50% कवर हो जाएगा। 50%। आपको लग रहा है अभी इजी, एक एक नाम, 15 से 20 क्लासिफिकेशन है, 50 से 60 स्ट्रक्चर है, तो नाम भी 50 से 60 ही हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फार्माकोलॉजिकल यूजेस। जहाँ आपने मेडिसिनल यूज़ देखा था ना, वहाँ क्या है? फार्माकोलॉजिकल यूज़ है। क्या है? फार्माकोलॉजिकल यूज़। क्या होता है फार्माकोलॉजिकल यूज़? जो ड्रग हम ले रहे बॉडी के अंदर, पैरासीटामोल अगर लिया है मैंने तो क्या करता है वो? पेन किलर है ना? क्या है वो? पेन किलर है। लेकिन वो पेन मेरे को घुटने में, तो सीधा घुटने पे जाता है, मुंह से जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, थोड़ी देर बैठेगा, खाना वाना खाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा ना, बरोबर? ऐसे ही होगा ना? यही रास्ता है ना। ओरल रूट का तो यही है, ओरल रूट का तो यही रास्ता है। स्टमक में अगर ड्रग एसिड हुआ, ड्रग क्या हुआ? एसिडिक हुआ ज़्यादा, तो स्टमक में क्या करेगा? एसिडिटी करेगा। क्या करेगा? एसिडिटी करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ देखोगे आप लोग, एक तो थेरेपेटिक यूज़ भी देखोगे
और साथ में वो ड्रग और क्या क्या कर रहा है वो सारी चीज़ें भी आप देखोगे। तो वही सारी चीज़ें फार्माकोलॉजिकल यूजेस में कवर करेंगे हम। उसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। वो ड्रग पेन किलर है, पैरासीटामोल पेन तो रिलीज कर रहा है, साथ में और क्या क्या यूज़ दे रहा है ज़रा बताओ, है ना। तो वो सारी चीज़ देखेंगे हम। लीवर पे भी इफेक्ट करता है तो वो सारी चीज़ देखेंगे। और भी कुछ अगर एक्शन कर रहा है तो भी देखेंगे, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। पैरासीटामोल क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करता है, फीवर को भी कम करता है, तो एंटीपायरेटिक भी है। क्या है? तो यहाँ पे आपको 3 अच्छे यूज़ भी मिल गए, लेकिन एक थोड़ा बुरा यूज़ भी मिला हुआ है। लीवर को क्या करता है? थोड़ा सा कमज़ोर करता है। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल यूज़ में हम स्टडी करेंगे दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की बात की है जिसका नाम था पैरासीटामोल। ऐसा हम लोग को बहुत सारे ड्रग के बारे में पढ़ाई करना है केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? डोज के बारे में स्टडी करेंगे। सबका डोज क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर है? ओके, बरोबर। पैरासीटामोल का डोज 250-500 mg दे देंगे, चल जाएगा। वही जब नार्कोटिक की बात आती है ड्रग की, तो कितने mg आती है? 0.5, 0.2, 0.1। कम क्यों हो गया है? क्योंकि कहाँ एक्ट कर रहा है ये? ब्रेन हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का कि सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, राइट। अगर यही थोड़ा सा भी खराब हो गया तो आपका बॉडी का सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी क्या कर देगा? खराब कर देगा। क्लैरिटी आई? तो यहाँ पे इसलिए डोज क्या दिया जाता है? कम। ये आपको समझना है कहाँ कौन सा मॉलिक्यूल है जहाँ पे डोज कम देते, कौन सा मॉलिक्यूल है जहाँ पे डोज। ये तो पेशेंट आया तुम्हारे मेडिकल स्टोर पे और तुमने दे दिया 500 mg। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको डोज क्या प्रोवाइड करना है, और डोज प्रोवाइड करने के लिए कैटेगरी समझ में आनी चाहिए ना कि कौन से कैटेगरी ऑफ ड्रग का कितना डोज देना चाहिए। ओके, ये पहले से ही प्रिपेयर करके आया हुआ रहता है मेडिकल स्टोर पे। देते आप हो, डिस्ट्रीब्यूट आप करते हो। यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू आर हैंडलिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग द ड्रग। तो यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ड्रग टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉपर डोज, राइट डोज टू द प्रॉपर पेशेंट। क्लियर है? स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके। स्टेबिलिटी थोड़ी भी बिगड़ी सनलाइट की वजह से तो पूरा स्ट्रक्चर का रोटेशन घूम जाएगा। स्टोरेज कंडीशन, स्टोर अगर फ्रिज में करना है तो फ्रिज में ही करना है, फ्रिज के ऊपर रख के नहीं आना है। क्लियर है? ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखेंगे हम। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। पेरेंटल हो गया, ओरल हो गया, लिक्विड हो गया, स्नफ्स हो गया, ऑट्रिविन हो गया, गैशियस फॉर्म में कर रहे हैं। करेक्ट? डिफरेंट फॉर्मुलेशन है। ओके, डिफरेंट रूट भी है देने के, ओरल रूट और पेरेंटल रूट। इंजेक्शन आईवी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रावेनस। IM इंट्रामस्कुलर, IA इंट्रा आर्टेरियोलर, सबलिंगुअल तो टैबलेट आता है। ठीक है, सब क्यूटनेस सुना रहेगा आप लोग ने ना। तो सब के सब पेरेंटल है, सब के सब क्या है? पेरेंटल। तो डिफरेंट फॉर्मुलेशन एंड डिफरेंट रूट एंड डिफरेंट डोसेज फॉर्म अवेलेबल इन द डिफरेंट ब्रांड नेम। अलग अलग ब्रांड नेम क्या आते हैं? ब्रांड नेम क्या होता है ये? वेरी गुड। पैरासीटामोल का ऊपर का जो नाम रहता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। पैरासीटामोल के ऊपर एक ब्रांड है डोलो। डोलो इज व्हाट? ब्रांड नेम। डोलो क्या है? ब्रांड नेम। क्रोसिन एक ब्रांड है। क्या है? उसके अंदर केमिकल कंटेंट क्या है? पैरासीटामोल, एस्पिरिन। ओके, देयर आर मैनी ड्रग्स मॉलिक्यूल। ब्रांड नेम इज व्हाट? जो हम खुद लिखते हैं ब्रांड, हम लिख सकते हैं ब्रांड। हमारा खुद का अगर मॉलिक्यूल है तो हम ब्रांड लिख सकते हो। सबका मॉलिक्यूल सेम होगा। इसका भी पैरासीटामोल, इसका भी पैरासीटामोल, उसका भी पैरासीटामोल, उसका भी पैरासीटामोल इज़ कॉमन, लेकिन इसका डोलो होगा, उसका डाइक्लोजम होगा, उसका क्रोसिन होगा, इसका काल्पोल होगा। सबका अलग अलग ब्रांड, सबका अलग अलग होता है। कंपनी का नाम भी सब क्या होते हैं? अलग अलग। तो वो भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे कौन से पॉपुलर ब्रांड है जो कि इतना क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है मार्केट के अंदर। काल्पोल कौन सी कंपनी का आता है? काल्पोल टैबलेट। डोलो कौन से कंपनी का आता है? कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। माइक्रोलैब्स। तो माइक्रोलैब्स का नाम इसलिए इतना ऊपर है क्योंकि वो इतना अच्छा हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है कि सारे पेशेंट डोलो ले रहे हैं। ब्रांड नेम के साथ कंपनी नाम भी जुड़ता है। ओके,
GSK सुना है? GSK कंपनी किसने सुना है? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी, ओके, वेरी पॉपुलर कंपनी। इसका एक एंटीबायोटिक आता है ऑगमेंटिन 625, ऑगमेंटिन 625 वर्ल्ड नंबर 1 एंटीबायोटिक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट, कॉम्बिनेशन है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट, ये कॉम्बिनेशन है 625 का। ऑगमेंटिन सबसे टॉप पे ब्रांड, ऐसे तो हर कंपनी बना रहा है ऑगमेंटिन के जैसा जो कंपाउंड है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट, बहुत सारे कंपनियां बना रही है, लेकिन सबसे टॉप पे कंपनी कौन है? GSK। कौन है? GSK, ओके। तो वी कैटेगराइज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी नेम। GSK इज अ पॉपुलर ब्रांड, पॉपुलर कंपनी, हैव ए पॉपुलर ब्रांड्स, क्लियर है? वो सारी चीज़ भी हम देखेंगे, ओके, ब्रांड नेम। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी टेस्टिंग एंड बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। इम्प्योरिटी की टेस्टिंग में हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी अगर है प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। पायरोजन टेस्ट आता है, लीकर टेस्ट आता है, ओके। तो सारे टेस्ट आप फार्मास्यूटिक्स में देखोगे, ओके, आपको देखने के लिए वो सारी चीज़ें मिलेगी। देन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किस तरीके से हम लोग करते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट आता है, फेरिएबिलिटी टेस्ट आता है, टैबलेट का अलग आता है, कैप्सूल का अलग आता है, IV का अलग आता है, सब फॉर्मुलेशन का अलग अलग क्या है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। IV वाली मैडम ये कर रही है, टैबलेट वाली ये कर रही है, कैप्सूल वाली, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग तरीका है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने का, क्लियर है? ओके, तो ये था आप लोगों का कोर्स ऑब्जेक्टिव जहाँ पे आप स्टडी करोगे होल ईयर, क्लियर है? आपका जो पर्पस है, आपका जो मोटो है, आपको समझना है। जहाँ पे आप देख रहे हो आपको स्टडी क्या करना है पूरे के पूरे साल भर, क्लियर है? उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले, सेमिनार्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ स्किल्स रहेगी जो आपकी निकल के आएगी, ओके, कुछ डिफरेंट आइडियाज़। मैंने देखा था लास्ट ईयर बहुत अच्छे बच्चों ने ना इतने अच्छे अपने स्किल्स को यूज़ करके ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आए थे, ठीक है? जब उसको बोला गया कि स्केलेटल सिस्टम बना के लेके आओ तो उसने पूरा अच्छे से स्केलेटल सिस्टम बना के लेके आया। राइटिंग पार्ट में बोलता हम तो लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्किल्स आप यूज़ करके आप बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स यूज़ करके आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, पूरे के पूरे लाइव प्रोजेक्ट भी देते हैं हम लोग, क्लियर है? मार्केट में जाओगे आप लोग, टैबलेट के बारे में देख के आओगे, टैबलेट का एक्चुअली कैसा, किस टाइप का, कितने टाइम का फॉर्मुलेशन आता है, जब आप देखोगे एक्चुअली मार्केट में जाके, जब हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं कि इसको बोला कि IV के कितने पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके लेके आइए। टैबलेट के कितने पार्ट होते हैं वो सारे लेके आए, कैप्सूल के लेके आइए, ओके। वैसे केमिस्ट्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी जहाँ पे आप वहाँ पे क्या करोगे, कवर अप करोगे चीज़ों को। मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया जाएगा, ओके, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लाइव प्रोजेक्ट करोगे उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको चीज़ें समझ क्लियर होगी ये सारे सेमिनार और प्रोजेक्ट के साथ, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कोर्स आउटकम दिया हुआ है कि ये सारे करने के बाद, इतना सेमिनार प्रोजेक्ट, इतना साल भर स्टडी करने के बाद हम लोगों को क्या निकल के मिलता है, आउटकम क्या मिलता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टडी करने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको मॉलिक्यूल के बारे में इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप मार्केट में किसी के सामने भी खड़े हो जाओगे तो आप मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ओके, उसका थेरेपेटिक यूज़ के बारे में बता सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन से मॉलिक्यूल इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहे हो आप बता सकते हो, ब्रांड नेम जान के। जैसे कि GSK अभी आपको मैंने बताया, जिसमें ऑगमेंटिन जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, क्योंकि मार्केट में अभी भी चल रहा है, तो इसके बारे में आप एक ब्रांड बताया मैंने। ऐसे पैरासीटामोल का भी कोई टॉप लेवल ब्रांड होगा, डाइक्लोफेनेक का होगा, एस्पिरिन का होगा, एंटी डायबिटिक के ड्रग मॉलिक्यूल्स के हो गए, हाइपरटेंशन के हो गए, टेलमिसार्टन का होगा। बहुत सारे ड्रग है जहाँ पे जिनका टॉप लेवल पे ब्रांडिंग चल रही है, चीज़ें चल रही है, तो सब का नॉलेज आपको इन दी एंड आउटकम के फॉर्म में मिलने वाला है। और वही नॉलेज आप जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको ट्रीट करने के पर्पज़ से बोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी ये काम आ रही है मेरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्लियर है? जब आप किसी पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करते हो तो, ओके। कोर्स आउटकम देखो यहाँ पे, ओके, कोर्स आउटकम देखो, जब कंप्लीट होने के बाद थोड़े तो पॉइंट मैंने बता दिया आपको, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करेगा? डिस्क्राइब द केमिकल क्लास, प्रॉपर क्लासिफिकेशन बोल पाएगा,
सर आप बोल रहे थे नहीं रास्ता वो रास्ता, मेरे को सारे रास्ते पता है। ANS के तरफ जाने वाले ड्रग के सारे रास्ते पता है, सब ड्रग के नाम भी मेरे को पता है। तो उसी को बोलते हैं केमिकल क्लास, आपको पता चल जाएगा, क्लासिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, उस क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर कौन से वही पता चल जाएगा, और आप स्ट्रक्चर को बना भी पाओगे। अब आप बना पाओगे, आपको दूंगा तो पैरासीटामोल नहीं ना, लेकिन कंप्लीट होने के बाद आप क्या हो पाओगे, बना पाओगे। स्ट्रक्चर आप क्या कर पाओगे, बना पाओगे। दैट इज़ आउटकम। ओके, स्ट्रक्चर। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जब आप केमिकल की स्टडी करते हो तो स्ट्रक्चर तो बनाना आना ही पड़ता है ना। किसी ने आपको बोला चलो मैं आपको अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेता हूँ, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, चलो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर क्या करोगे? फिर आपको याद आएगा ये दिन कि साल भर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर भी बना देंगे। और किसी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी ने मेरे को अगर एज ए केमिस्ट्री लेवल पे उठाया है तो मैं उसको अपना 100% दूंगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे, वो भी सोचेगा ना स्ट्रक्चर आता है, बेसिक आता है, यूजेस आता है, प्रॉपर IUPAC नेम आ रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, इससे क्या क्या चीज़ें दे रहा है, उसकी मैकेनिज़म्स क्या है, अगर सब बोलोगे तो आपके चांसेस कितने बढ़ जाएंगे? बहुत ज़्यादा। क्लियर है? यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम आपको पता चलेगा, कॉमनली यूज ऑफ ड्रग, देखो क्लास पता चली, स्ट्रक्चर पता चला, केमिकल नेम पता चला, यूजेस पता चला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ आप दिखोगे कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर के ड्रग्स के बारे में आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल यूजेस, डोसेज रेजिमेंट, मतलब डोज फॉर्म क्या होगा, फार्मास्यूटिकल यूजेस, फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या होंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैरासीटामोल अगर एज ए पेन किलर है तो उसके और भी कुछ सर्टन यूजेस होंगे, जैसे कि एंटीपायरेटिक भी होगा, वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होगा, और कहीं ना कहीं लीवर पे क्या कर रहा होगा, डैमेज भी कर रहा होगा। तो कुछ पॉजिटिव यूज़ है और कुछ नेगेटिव यूज़ भी होंगे, तो हम लोग फार्माकोलॉजिकल यूजेस में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। डोसेज पता चलेगा आपको, डोसेज कितना देना है। मैंने आपको बताया कि नार्कोटिक जो ड्रग होते हैं उनका डोज फॉर्म क्या होता है, कम होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ना इनको टैबलेट फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। कुछ अगर डोज ज़्यादा है, डोज अगर ज़्यादा है तो उसको दूसरे फॉर्मुलेशन के फॉर्म में भी बना सकते हैं हम लोग। क्लियर है? सेमी सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, ओके, टैबलेट के फॉर्म के साथ साथ। तो आप डोसेज फॉर्म भी देखते हो। देन स्टेबिलिटी इश्यूज एंड स्टोरेज कंडीशन, तो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी में जो इश्यूज आते हैं वो भी रिजॉल्व करते हो। स्टेबिलिटी कंडीशन समझ के किधर स्टेबल रहेगा, क्या फ्रिज में रहेगा, क्या फ्रिज के बाहर। ये तो बस एक एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे सर्वाइवल लेवल होता है कोई ड्रग का। क्लियर है? तो सारी चीज़ें भी आप स्टडी करोगे स्टेबिलिटी में। स्टोरेज कंडीशन में भी देखोगे आप लोग, इसका स्टोरेज कंडीशन चेक करोगे, कहाँ पे वो स्टोर ज़्यादा हम लोग उसको रख सकते हैं। देन ऑल सच केमिकल सब्सटेंस कॉमनली एज यूज, जितने भी कॉमनली ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उनके सारे ड्रग के बारे में केमिकल उसका स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, ओके, उसका स्टेबिलिटी कंडीशन देखेंगे, उसका डोसेज फॉर्म देखेंगे, सारे पार्ट कवर करेंगे इन कोर्स आउटकम में। सेकेंड पार्ट में देखो, थर्ड में देखो डिस्क्राइब द क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे कोई भी केमिकल होगा तो केमिकल का आप देखते हो कि क्वांटिटी कितना होना चाहिए और क्वालिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो क्वांटिटी भी हम लोग समझते उसका, और क्वालिटी भी क्या करते, एनालाइज करते प्रॉपरली, जहाँ पे हम लोग उसको मार्केट में क्या कर सके, प्लेस कर सके। क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी नहीं होगा तो उतना असर दिखेगा नहीं, प्रॉपर क्वान्टिटी नहीं होगा तो वहाँ पर कम पड़ जाएगा। प्रॉपर क्वान्टिटी भी होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। तो प्रॉपर क्वांटिटी होगा और प्रॉपर क्वालिटी होगा तो परफेक्ट ड्रग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो होता कैसे, एनालिसिस करके। कैसा? वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटा वर्ड दे दिया खाली, लेकिन अपने में इतना बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है। एनालिसिस दिया इतना छोटा है एनालिसिस, लेकिन इतना बड़ा है ना एनालिसिस। तो केमिस्ट्री करते करते थक जाओगे, लेकिन एनालिसिस नहीं। हर एक ड्रग का प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है हम लोग को, एनालाइज करना पड़ता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, बार बार। जब प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी आती है तब जाके आपको प्रॉपर परफेक्ट ड्रग मिलता है। क्लियर है? इम्प्योरिटी का टेस्टिंग करते बार। ये रास्ता तो मैंने बंद कर दिया, क्या दूसरे रास्ते से तो नहीं आए? चेक करो। दूसरा रास्ता बंद किया, तीसरे रास्ते से तो नहीं आए? चेक करो। तीसरा रास्ता बन गया, चौथे रास्ते से तो नहीं आ रहा इम्प्योरिटी? चेक करो। बार चेक होता है इम्प्योरिटी टेस्टिंग, जब तक उसको मार्केट में हम फाइनली श्योरिटी के साथ प्लेस ना कर दें, अप्रूवल ना मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। US FDA बोलते हैं ना, US FDA हो गया, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया,
ओके, अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिपार्टमेंट है। यूएस FDA बोलते हैं यूएस के साइड में, और वो सबसे बड़ा क्या है, अप्रूवल लेवल वाला गवर्नमेंट है। ओके, जो अप्रूवल देता है हम लोगों को, यूएस FDA। जब उससे पास हो गया तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो। क्लियर है, ऑल ओवर द ग्लोब ये लोग का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बार बार हम लोग को क्या करना पड़ता है, इम्प्योरिटी टेस्टिंग। क्या करना पड़ता है, इम्प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ द वही केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, गिवन इन द ऑफिशियल मोनोग्राफ। ये क्या आ गया, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ वो वर्ड है जो कि फार्माकोपिया में ना बैठा हुआ है। फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है। फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है जिसके अंदर सारे मोनोग्राफ दिए गए हैं। मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ मतलब एक केमिकल का पूरा डिस्क्रिप्शन। केमिकल का टाइटल क्या है, वो ड्रग का टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, देन उसका यूजेस क्या है, सारी चीज़ें दी गई है। उसको बोलते हैं एक मोनोग्राफ। एक केमिकल का एक मोनोग्राफ फार्माकोपिया की बुक में दी गई है। अब वो का वही केमिकल आप लेके आए, तो आप क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हो उससे। क्या करते हो, क्रॉस चेक। तो कहाँ दिया गया है, फार्माकोपिया की बुक में कहाँ दिया है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारे मोनोग्राफ दिए गए, सारे केमिकल के बारे में दिया गया है, स्टडी किया हुआ है, और हर साल इसका अपडेट भी होता है। हर साल क्या होता है, इसका अपडेशन भी आता है। क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। क्योंकि ऐसे भी कुछ ड्रग चले जाते हैं फार्माकोपिया में जो कि कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, डेंजरस बन जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो साल भर के बाद साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं। स्टार्टिंग में तो अच्छे थे, साल भर के बाद साइड इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। ऐसे ड्रग को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फार्माकोपिया से, नहीं देना है पेशेंट को। जो ड्रग बहुत मेजर हैवी साइड इफ़ेक्ट दे रहा है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और कुछ ऐसे ड्रग जो कि बहुत ही अच्छा यूज़ दे रहे हैं उसको ऐड भी करते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं फार्माकोपिया। क्या बोलते हैं, तो फार्माकोपिया के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ड्रग चलते रहता है। और आपको अगर नॉलेज चाहिए, स्टडी करना है बहुत ही अच्छे से डिटेल में, तो आप फार्माकोपिया का बुक उठा के देख लीजिए, आपको उसके केमिकल का पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा। क्लियर है। तो हर एक मोनोग्राफ जो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो वो आप इनपुट करते हो फार्माकोपिया की बुक में। तो हम हर एक मोनोग्राफ, हर एक केमिकल सब्सटेंस का क्या करते हैं, इम्प्योरिटी टेस्टिंग बिफोर पुटिंग इनटू द फार्माकोपिया। बिफोर पुटिंग इनटू द फार्माकोपिया। ऐसा गलती से भी नहीं जाना चाहिए ना ड्रग फार्माकोपिया में, क्योंकि सब रिफ़र कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उस फार्माकोपिया को रिफ़र करता है। लेकिन हर एक कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। हमारा इंडियन फार्माकोपिया IP बोलते हैं। आपने कभी कभी ड्रग के आगे देखा रहेगा IP करके लिखा है, देखा है, दवाई के आगे लिखना ऐसा IP करके लिखा है, वो क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। क्लियर है। USP भी होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। सबका अलग अलग फार्माकोपिया का बुक है, सबके अंदर केमिकल का सब ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, लेकिन सबका अपडेशन का लेवल अलग अलग है। कोई हमसे पहले आया होगा, कोई हमारे बाद आया होगा। ओके, तो सबका अपडेशन का लेवल अलग अलग है। हम लोग इंडियन फार्माकोपिया रिफर करते हैं बिकॉज वी आर इंडियन। ओके, सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डोसेज फॉर्म एंड द ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग एंड द फार्मास्यूटिकल पॉपुलर इन द मार्केट प्लेस। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि डोसेज फॉर्म कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन यहाँ पे ब्रांड नेम कौन से ड्रग के वो आइडेंटिफाई करते हैं, और मार्केट के अंदर कौन से ऐसे पॉपुलर ब्रांड चल रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑल ओवर द ईयर। अभी मैंने आपको बताया ना GSK का एक ब्रांड ऑगमेंटिन, ऐसे मैं साल भर जैसे आओगे वैसे बहुत सारे ड्रग के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा, और मार्केट में कौन से ब्रांड चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं गाइडेंस दूंगा और बताऊंगा उस चीज़ों के बारे में, ताकि आप कभी अगर डे टू डे लाइफ में बाय चांस मेडिकल स्टोर या फिर मार्केट में जाते हो और दवाइयों का कुछ आमने सामने आता है आपके, तो आपको कुछ चीज़ें डायरेक्टली समझ में आना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है, डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, लेकिन ये मैं अश्योरिटी दे रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इंट्रोडक्शन आएगा हमारा भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर तो हमको यही करना है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक को हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे
यहाँ पे कुछ था ही नहीं, बहुत ईजी वे में, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ओके क्लियर है। इंट्रोडक्शन दिया अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री को इनपुट करेंगे हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्लियर है। तो जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप केमिस्ट्री को इनपुट करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, डोसेज फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम लोग देखेंगे। एनालिसिस मैंने बोला ना वर्ड छोटा है लेकिन बहुत बड़े काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस आप देख रहे हो, यहाँ पे क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली हम लोग एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर ड्रग का अमाउंट एंड क्वालिटी, ठीक है, ओके। क्वालिटी भी चेक करते हैं, क्वांटिटी भी चेक करते हैं वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपने एक अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में भी किया है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। वो ब्यूरेट लिया था, पिपेट लिया था, कोनिकल फ्लास्क, ड्रॉप बाय ड्रॉप, इंडिकेटर, कुछ याद आया? दैट इज नथिंग बट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। वो क्या था? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है। वही हम रेडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक देखेंगे, बहुत सारे टाइट्रेशन है जो कि वॉल्यूमेट्रिक में आते हैं। किस में आते हैं? वॉल्यूमेट्रिक में हम लोग क्या वॉल्यूम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं। वही ग्रेविमेट्रिक में हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस हम लोग चेक करते हैं उसका सॉलिड मास देख के, ठीक है। तो जब टॉपिक पे आएगा तो इसका डिटेलिंग में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, पर्पस पहले समझ लो, इंट्रोडक्शन तो समझ गया ना। एनालिसिस क्यों करते हैं कोई मेरे को बताएगा? भाई वी आर डूइंग एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक सर्टन ड्रग का प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी मिल सके। वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी मिल सके। समझ में आया? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस, ओके। और ये एनालिसिस कभी नहीं रुकने वाला है। एनालिसिस कभी नहीं रुकेगा अपने लाइफ में, एनालिसिस होते ही रहेगा हर एक ड्रग का, ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में हम लोग थोड़ा सा वापस ऊपर आते। यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप देखा ना, यहाँ पे आप लिमिट टेस्ट भी देखो, क्या मैंने डिस्कस नहीं किया आपने? लिमिट टेस्ट एज वेल एज ऐसे देन क्वालिटी कंट्रोल के कुछ एक्सपेक्ट भी देखोगे, ओके। तो यहाँ पे आप लिमिट टेस्ट देखोगे। लिमिट टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? लिमिट टेस्ट में भी हम लोग चेक करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कोई सब्सटेंस में, ठीक है। इम्प्योरिटी कितना प्रेजेंट है उसका लिमिट चेक करेंगे, क्लियर है। क्योंकि इम्प्योरिटी ज़्यादा हुआ तो मार्केट में क्या हो सकता है, उसका ड्रॉबैक आ सकता है। तो इम्प्योरिटी कम हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लिमिट। अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो उसको मार्केट में हम लोग जाने ही नहीं देते, और इम्प्योरिटी अगर नहीं है तो अब हम उसको मार्केट में क्या करते हैं? जाने। तो ये करेगा कौन? लिमिट टेस्ट। बताएगा कौन? लिमिट टेस्ट। ये हम लोग करते हैं। इसका आप लोगों को सेमिनार और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा, और यहाँ पे आपको इसको सेमिनार के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जब आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको लाइव बताना पड़ेगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से लेके आया हो वो लिमिटेडली पास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप मेरे को परफॉर्म करके बताओगे। और बहुत ईजी है, पहले मैं बताऊँगा फिर आप लोग करोगे, क्लियर है। देन ऐसे देखेंगे हम, ऐसे भी यही बताता है कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना प्रेजेंट है, ओके। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इन सैंपल, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना प्रेजेंट है इन सैंपल। एक सैंपल आप लेके आए, मैं जैसा मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया, आप लोग गए मार्केट में और आप लोग लेके आए कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉरी ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 लेके आए, कार्बोनेट फॉर्म ही है भी पर, लेकिन NaHCO3 लेके आए सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मैं बोलूँगा या आपका क्या है, आप बोलोगे सैंपल है सर, क्या ये प्योर है? आप बोलोगे हाँ। मैं क्या करूँगा उसका? ऐसे करूँगा,
क्या करूँगा, ऐसे। तो यहाँ पे आप करोगे ऐसे। तो जब आप ऐसे करते हो तो वहाँ पे आप क्या चेक करते हो, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी इन। वो कैसे करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस जो आप लोगों ने वही 11-12 में किया था, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, इंडिकेटर, याद आया कुछ? उसी से हम ऐसे आइडेंटिफाई कर, ऐसे सैंपल के अंदर एक अमाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी फाइंड करना मतलब आप एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट फाइंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सर्टन अमाउंट आप फाइंड कर रहे हो एक सैंपल के अंदर। क्लियर है? क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, एक्सपर्ट के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्वालिटी कंट्रोल हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भी क्वालिटी वीक ना चली जाए मार्केट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एक आपका नया टॉपिक है, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे कैटेगरी देखोगे जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट। अगर बॉडी के अंदर खून की कमी रही तो आप प्रोडक्ट बनाते हो हेमेटेनिक। क्या बनाते हो, हेमेटेनिक, जहाँ पे आप फेरस कंटेंट मार्केट से केमिकली प्रिपेयर करते हो और उसको इनपुट करते हो पेशेंट के अंदर। क्लियर है? तो फेरस सल्फेट आपको प्रिपेयर करना रहेगा, तो फेरस सल्फेट के लिए फेरस आयन चाहिए, फिर सल्फेट ग्रुप चाहिए, तब जाके उसको प्रॉपरली आप फॉर्मेशन करके एज ए हेमेटेनिक बना सकते हो। डेक्सोरेंज सिरप किसने सुना है, डेक्स ऑरेंज। ओके, डेक्सोरेंज सिरप इज नथिंग बट एन हेमेटेनिक। वो क्या है, एक खून को बढ़ाने वाला एक सिरप है। जब खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी हुई मतलब रेड ब्लड सेल की कमी हुई, रेड ब्लड सेल की कमी हुई मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हुई। ओके, जब ये चीज़ें हो जाती है बॉडी के अंदर कंडीशन, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, जैसे कि फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे आप इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में हेमेटेनिक हो गया, फिर एंटा एसिड, नॉर्मल जो चीज़ें हो रही है, एसिडिटी हो गई, तो वहाँ पे आपने मार्केट में देखा रहेगा जेलुसिल। जेलुसिल का तो ऐड भी आता है ना, और किसका आता है ऐड, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी में आपने देखा जेलुसिल। तो आपने देखा डाइजिन, सुना डाइजिन? हाँ, डाइजिन सिरप देखा है ना। डाइजिन सिरप क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। ओके, तो एंटा एसिड वाले ड्रग के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आप बोलोगे सर डाइजिन तो लिखा, डाइजिन क्या है? डाइजिन एक ब्रांड नेम है, क्या है, लेकिन उसके अंदर के मॉलिक्यूल क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग ऊपर से तो जानते हो कि इसको डाइजिन बोलते हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट क्या वही नहीं पता आप लोग को, है ना। तो वो कंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखोगे हेमेटेनिक्स देखेंगे हम लोग, देन एंटा एसिड देखेंगे, कुछ डेंटल प्रोडक्ट देखेंगे, टॉपिकल एजेंट देखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे हम लोग देखेंगे उनके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के बारे में और प्रॉपर मॉलिक्यूल्स के बारे में, का स्टोरेज कंडीशन, उनका यूजेस। ओके, वो सारी चीज़, स्टेबिलिटी हम लोग इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आपको इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम दिया हुआ है, IUPAC। IUPAC के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई भी स्ट्रक्चर का एक नाम होता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक नॉमेनक्लेचर होता है जो एक तरीके से लिखा जाता है सिस्टमैटिकली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम। तो हम हर एक स्ट्रक्चर का पहले बेसिक समझेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बना, वो बेसिक पार्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपको बहुत पूछता है, चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे वो नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे कि प्रॉपर एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिक लेवल के, उधर से शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं मैं ऊपर से आऊँगा, मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा पहले, फिर लेवल पे सारी चीज़ें बात करूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आप देखो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से कहानी बदल जाती है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक चालू हो गया अभी, जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग रास्ते वाले ड्रग जा रहे का एक ही जगह पे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखिए कि किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का
जहाँ पे जो ड्रग जा रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन में हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, और उसको बनाना भी पड़ेगा आपको, उसका स्टोरेज कंडीशन, उसका यूज़ भी देखना होगा। क्लियर है? तो ऐसे कौन से ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ रहे हैं, वो सारे ड्रग को हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके, पता है? नहीं पता है ना? लेकिन शुरू कहाँ से होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मजाक नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिल गया तो पैरालिसिस होने का चांस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिल गया, पैरालिसिस के साथ साथ आपके बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे वो प्रॉपर नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आएगी इस टॉपिक के बहुत डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर द टू पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ये दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो समझ गए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है। कहाँ से? आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती है, पता है? उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये वो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का बीट करना क्या आपके कंट्रोल में? इनवॉलेंट्री। वेरी गुड। क्या ये? तो ये कंट्रोल कौन करता है? कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? ANS। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनवॉलेंट्री के ऊपर। अंदर हार्ट का जो बीटिंग करना, किडनी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना, यूरिन फॉर्मेशन होता है, आप लोग बोलते हो तभी होता है, ऑटोमेटिक होता है ना? कौन कर रहा है? ANS। कौन करवा रहा है? सिग्नल कौन भेज रहा है? ANS। सिग्नल्स कौन भेज रहा है? समझ में आया? तो ऐसा भी आपका एक नर्वस सिस्टम है जो कि अंदर ही अंदर काम बिना आपको बताए, बिना आपको बताए वो काम कर रहा है। एक नर्वस सिस्टम ऐसा है जो कि आपके कंट्रोल में भी है। देखो, इधर आग जल रही है, इधर आग जल रही है, ठीक है? तो मैं हाथ अपना उधर ही लेके जाऊँगा क्या? पीछे लूँगा? कंट्रोल में ना मेरे। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री कंट्रोल। तो कुछ ऐसे सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में, नर्वस सिस्टम, और कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे कुछ सिस्टम पे अगर दिक्कतें कुछ आ गई तो बाहर से आप क्या लोगे? मेडिसिन लोगे। वेरी गुड। क्या लोगे? कौन सी? ये नहीं पता ना, इधर ही तो हम आके अटक जाते हैं, ये नहीं पता। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ। ये हम यहाँ स्टडी करेंगे, समझेंगे। ऐसे कौन से ड्रग है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे दिए जाते, ऐसे कौन से ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे दिए जाते, ऐसे कौन से ड्रग है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे दिए जाते, CVS पे। क्या हार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन? अच्छा वो आप लोग फार्मेसी में आए। हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? कौन बोल रहा है हार्ट? हाथ ऊपर करो। और कौन बोल रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? ये अपना ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, इसके लिए इसका दिल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि ब्रेन जो है, ब्रेन का रेगुलेशन कहाँ तक है? पूरे बॉडी में। वैसा रेगुलेशन तो हार्ट का भी है पूरे बॉडी में, क्योंकि पूरे बॉडी में क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये नहीं करेगा तो आप तो जिंदा भी नहीं रहोगे, है ना? पर लेकिन वही सेम टू सेम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे, हाँ दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं पॉइंट नोट करता हूँ, लेकिन मेरे तरफ से तो इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रेन। क्यों बताता हूँ, आता हूँ।
ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको चला रहा है, ये इसको नहीं चला रहा। तो अगर ये उड़ा तो ये भी इम्बैलेंस होने का पूरा चांस है, और अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो ये कंट्रोल कर लेगा, ये संभाल लेगा। तो इसके रेगुलेशन जो हो रहे, ओके, इसके जो रेगुलेशन हो रहे वो सिर्फ हार्ट को लेके नहीं, पूरे बॉडी में लेके सारे चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं। और हार्ट सिर्फ अपना ही फंक्शन कर रहा है, हार्ट क्या किसी और का ही फंक्शन कर रहा है? खुद का ही कर रहा है ना। लेकिन ब्रेन क्या कर रहा है? सबका फंक्शन कर रहा है। तो पावरफुल कौन हुआ? ब्रेन। समझ में आया? तो ब्रेन इज मोस्ट पावरफुल। ओके, तो ऐसे कुछ ड्रग है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हम लोग को अप्लाई करने हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कुछ ऐसे ड्रग जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कोई एक डिसऑर्डर बताओ हार्ट पे, हार्ट पे कोई डिसऑर्डर, हार्ट पे कोई डिसऑर्डर बताओ। बहुत 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 कॉमन है। हाँ, कोई बोला? हार्ट अटैक भी है कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ, कॉमन। हाइपरटेंशन सुना है किसी ने? हाइपरटेंशन सुना है? ब्लड प्रेशर सुना है? वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। हाइपरटेंशन किसी को भी हो जाता है, रिलेटेड टू हार्ट ओनली। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना एक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ही है। क्या ये कार्डियोवास्कुलर? एक नॉर्मल हार्ट का ब्लड प्रेशर क्या होता है? वेरी गुड, 120/80 mmHg। जब ये बढ़ जाता है तो 140/90 हो जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, राइट? करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर ड्रग कब अप्लाई करता है? हाइपरटेंशन के केस में करते हैं कि नहीं? उसके बारे में भी स्टडी करेंगे हम, कौन से ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं हम लोग। कोई एक नाम पता है आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? ब्लड प्रेशर में कोई मेडिसिन पता है? कोई नाम सुना है? घर पे किसी को है? नहीं है? वेरी गुड। अगर किसी को है तो आपने एक नाम सुना रहेगा मैनकाइंड का, टेलमिकाइंड, टेलमिकाइंड सुना है? ओके, टेलमिकाइंड इज एंटी हाइपरटेंसिव ब्रांड। इसके अंदर टेलमिसाटन कंटेंट है। ये वर्ड टेलमिसाटन आपके टॉपिक में है, आएगा टॉपिक में आपका आएगा, उसके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया है, देखो डाययूरेटिक। नेक्स्ट आपको टॉपिक आपको दिया है डाययूरेटिक्स। ओके, डाययूरेटिक्स क्या है? डाययूरेटिक्स का मतलब है टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन इन द केस ऑफ पॉइजन। इन द केस ऑफ किसी ने पॉइजन इन्हें खा लिया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको निकालना है शरीर के अंदर से फटाफट, तो आप ड्रग क्या दोगे? डाययूरेसिस। क्या दोगे? टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। जैसे यूरिन रिलीज होगा वैसे ही पॉइजन भी रिलीज हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन होता है, और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडीज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट? एंटी डायबिटिक ड्रग। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज एंटी डायबिटिक ड्रग। हाइपो मीन्स कम हो जाना, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। हाइपो मतलब कम हो जाना एंड ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, सॉरी ग्लूकोज का लेवल हम कम करते हैं, क्या देके? ड्रग्स देके। तो यहाँ पे कम करते क्या हम लोग? ग्लूकोज का लेवल। ग्लूकोज का लेवल क्या करते? कम करते। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक का मतलब होता है डायबिटिक के अपोजिट में काम करना, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी। डायबिटीज के अपोजिट में काम करना। आपको डायबिटीज क्या है? एक डिसऑर्डर है। क्या है? जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप अपोजिट ड्रग लोगे तो उसको क्या बोलोगे? एंटी। क्या बोलोगे? तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को आप क्या करोगे? कम। तो वही तो लिखा है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो आप क्या लोगे? हाइपोग्लाइसेमिक। इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, साथ में हम लोग इंसुलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आपको दिया एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये आपका वही डोलो पैरासीटामोल। ओके, तो डोलो एंड पैरासीटामोल लाइक ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। अबाउट द क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। ओके, दो कैटेगरी आती है,
एक तो स्टेरॉइड वाली आती है जिसको हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक बोलते हैं, ओके, एक नॉन स्टेरॉइड आती है, वहाँ पे नार्कोटिक कैटेगरी नहीं बोलते। पैरासीटामोल कम्स अंडर नॉन नार्कोटिक, मॉर्फिन कम और कोडेन कम्स अंडर नार्कोटिक, ओके। कोडेन का सिरप देखा है, कोडेन का सिरप, ओके, इसमें कोडेन कंटेंट होता है, क्लियर है, तो वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आता है, किस में आता है, एंड नॉन नार्कोटिक में पैरासीटामोल। नेक्स्ट देखो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट दिए हुए, यहाँ पे एंटी इन्फेक्टिव जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में जो ड्रग लेंगे, इन्फेक्शन तो कहीं पे भी, एंटी फंगल, फंगल इज व्हाट, फंगल इज द इन्फेक्शन, फंगल इज द इन्फेक्शन विच इज अप्लाइड ऑन टॉपिकल। फंगल इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, रिंग वॉर्म, ओके, रिंग वॉर्म हो सकता है, फंगल हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख लो कि इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, उसको कम करने के लिए हम लोग ड्रग लेंगे एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, ओके, तो उसके बारे में भी इन डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स, ऑगमेंटिन, अभी पढ़ा था ना ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन क्या है, एंटीबायोटिक्स, ओके। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट में ड्रग देना है, एंटीबायोटिक। कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक देना है, ओके। इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या दोगे, फंगल एंटीबायोटिक, क्या दोगे। किसी को टीबी हुआ है, टीबी में इन्फेक्शन हुआ है, टीबी इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज, राइट, टीबी इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज, लंग्स से पूरे बॉडी में फैल जाता है, पता है कि नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, प्राइमरी में लंग्स में रहेगा, सेकेंडरी में पूरे बॉडी में, टीबी फैल जाता है। आपने तो खाली सुना रहेगा खांस से खाए लोग तो टीबी होता है, हाँ वो तो है, एक सिम्टम है ही, लेकिन पूरे बॉडी में भी फैलता है, पता है, वो इन्फेक्शन है, क्या है वो। तो आप यहाँ पे भी क्या लेते हो, एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स, एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स। कैंसर भी फैलता है, ये भी एक इन्फेक्शन कैसा फैलता है, तो यहाँ पे आप लेते हो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत वाइड रेंज है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, क्या लेते हैं। नेक्स्ट देखो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, क्या है ये नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक क्या है, कैंसरस सेल, क्या है, एंटी ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल क्या है, ट्यूमर, नियोप्लास्टिक सेल, कैंसर सेल, ऑल आर सेम फंक्शन, ऑल हैविंग ए काइंड ऑफ ए सेम फंक्शन, क्लियर है। यहाँ पे इसके आगे में ड्रग लेते हैं एंटी कैंसर, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी ट्यूमर, सब अलग अलग कैटेगरी ऑफ ड्रग ले रहे हैं हम लोग, लेकिन काम एक ही है, कैंसर को कम कर रहे हैं, ट्यूमर को कम कर रहे हैं, और नियोप्लास्टिक, सब सेम ही नाम है, ओके, तो सेम फंक्शन कर रहे हैं, कैंसर के ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। जब कैंसर के ग्रोथ को कम करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन इन डिटेल। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इसका कोर्स के बारे में डिस्कशन किया, यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन किया, और सारे एक एक चैप्टर जो आपने खाली ओवरव्यू देख लिया है, उसके अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें सेम नहीं है, क्वाइट डिफरेंट है, क्लियर है, लेकिन तरीका वही है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, उसकी डिटेलिंग, उसका IUPAC नेम प्रॉपरली, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे चीज़ें एक जैसी नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, सर में दर्द करने वाली, तो वहाँ पे आप अपने साथ में पैरासीटामोल लेके रखना, ठीक है। जब चैप्टर नया नया आएगा तो एक एक पैरासीटामोल लेके रखना, ताकि आप लोगों को क्या हो, सर दर्द कम हो, क्लियर है। तो यहाँ पे होगा तो नहीं, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, जब तक मैं हूँ तब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे साथ में ज़रूर रखना, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे से डिटेल में इसके बारे में 1 बाय 1 चैप्टर डिटेलिंग में क्लियर करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप लोग आज से ही अपना सीट बेल्ट बांध लो, और यहाँ से आप समझना कोशिश करो कि केमिस्ट्री में इतना ऊपर जाना है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों को एज ए केमिस्ट्री के नाम पे उठाया, क्लियर है। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर।